हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। कैसे हैं आप सभी। हमने अभी तक चैप्टर 1 जो है बीएनएस का कंप्लीट कर लिया है। तो उसमें सिर्फ 3 ही सेक्शन थे, बट सेक्शन के जो सब पार्ट थे वो आपको करने ज़रूरी है, यानी कि जो सब सेक्शन थे वो आपको याद करने ज़रूरी हैं, बिकॉज हर एक सब सेक्शन का अलग रेलेवेंस है। ठीक है, आज हम करेंगे पनिशमेंट की थ्योरी से शुरुआत। ठीक है, हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी और इतना ही हम करेंगे, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट ही। ठीक है, सेक्शन पे हम बाद में आएंगे। इसका रीज़न क्यों है, क्या है, एक तो 11 बज गए हैं, राइट। तो मुझे थोड़ा जल्दी सुबह उठना होता है। तो पहले मुझे लगा था कि वीडियो ना ही बनाती हूँ, कल ही बना दूँगी, पर बिकॉज़ मैंने अपने आप के साथ भी ये कमिटमेंट करी है कि क्योंकि मुझे रिवाइज़ करना होता है, राइट। तो वीडियो के बहाने मुझे रिवाइज़ भी हो जाता है, आपकी वीडियोस भी बन जाती हैं और मैं ट्राई करती हूँ कि अपना 100% ही दूँ। ठीक है, तो कल हम जो है इनको सेक्शंस को बहुत अच्छे से आगे समझेंगे। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट केस लोग हैं, जैसे मच्छी सिंह का केस है, बच्चन सिंह का केस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस की थ्योरी किस तरीके से आई, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, राइट। कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। पर आज जो है सिर्फ हम थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम जो जनरली पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट वो 4 टाइप के पढ़ते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम मोटा मोटा 8 टाइप की थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से ये मॉडर्न लीगल सिस्टम में या मॉडर्न क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, तो पहली थ्योरी की हम बात करते हैं। द फर्स्ट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज़ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। ऊपर लिखते हैं, देखो जो फर्स्ट थ्योरी है वो है रेट्रीब्यूटिव। अब रेट्रीब्यूटिव क्या होता है, मतलब रेट्रीब्यूट करना, यानी कि रिवेंज की भावना। ठीक है, रिवेंज कैसे लेते हैं हम कि तूने मेरा दांत तोड़ा तो मैं भी तेरा दांत तोड़ूंगा, राइट। तूने मेरा हाथ तोड़ा तो मैं भी तेरा हाथ तोड़ूंगा। ये होता है रिवेंज की भावना। रेट्रीब्यूट का असली मतलब क्या होता है, टू गिव इन रिटर्न द सेम थिंग दैट वन हैज़ रिसीव्ड। जो तुम्हें मिला है वही हम उसे वापस दे रहे हैं, दिस इज रेट्रीब्यूट। अब अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो गांधी क्या कहते थे कि अगर एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, राइट। बट ये जो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है इट इज़ टोटली अगेंस्ट द गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द वाइल्ड नेचर ऑफ जस्टिस। जस्टिस तो है, देखा जाए तो अगर तूने मेरा हाथ तोड़ दिया तो मैं भी तेरा हाथ तोड़ूंगा। दिखने में तो जस्टिस लग रहा है कि तूने जो किया वही तेरे को मिल गया, बट ये जो है सोसाइटी में कियोस ज़्यादा पैदा कर देगा, राइट। और सेकेंडली ये जो थ्योरी है ये सारे ऑफेंसेस पे भी एप्लीकेबल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, ए ने बी का रेप किया, ठीक है, ए ने बी का रेप किया या फिर ए ने बी का मर्डर किया। ठीक है, तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या कहती है कि ए ने बी के साथ जो किया वो बी ए के साथ भी करे। ठीक है, पर बी तो मर गया है ना, बी मर गया है, बी तो कर ही नहीं, मतलब अब वो चीज़ बी तो नहीं कर सकता, बी के बिहाफ पे कोई और करेगा, बट वो जस्टिस बी को तो नहीं मिला ना। ठीक है, सिमिलरली अगर ए ने मान लो बी का रेप किया, ठीक है, तो अब जो है बी तो कर ही नहीं सकता ना, वो चीज़ तो इम्पॉसिबल हो गई। ठीक है, वो तो इम्पॉसिबल होगी। अगर वो ऐसा करते हैं कि इसकी फैमिली का कोई बंदा इसकी फैमिली की दूसरी फीमेल के साथ वही बदसलूकी करे जो बी के साथ हुई थी, ठीक है, तो वो भी नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, नहीं है ना, क्योंकि भाई इसकी चीज़ ये क्यों भुगते, समझ रहे हो। तो बहुत सारी ऐसे ऑफेंसेस हैं, हम सादा का वो नहीं करेंगे। मान लो प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस है, उसमें भी चल जाएगा, राइट। थोड़ा बहुत ग्रीवियस हर्ट का केस हो गया, हर्ट का, ये भी चल जाएगा, बट बाकी के ऑफेंसेस में क्या करोगे। तो दिस थ्योरी वॉज नॉट कम्प्लीटली एप्लीकेबल टू ऑल द ऑफेंसेस। सेकेंडली, इट्स नेचर वॉज नॉट टोटली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो इस थ्योरी को भी हम ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। फिर आती है हमारी सेकेंड थ्योरी, विच इज़ सेकेंड थ्योरी मैं लिख देती हूँ, विच इज़ डेटरेंट थ्योरी। अब जो डेटरेंट थ्योरी है, डेटरेंट मतलब डेटर करना, डेटर मतलब प्रिवेंट करना, रोकना किसी को। तो डेटरेंट थ्योरी में क्या होता था कि एक वो मीम देखा होगा आपने कि मैं जो करना चाहता हूँ भगवान मुझे ही एग्जाम्पल बना देते हैं, राइट। तो वही एक एग्जाम्पल सेट करना फॉर द होल सोसाइटी। ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट करना फॉर द होल सोसाइटी कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक होगा। समझ रहे हो कि जैसे मान लो ए ने रेप किया, उसको वहीं पेड़ पे फांसी पे लटका दिया गया, आंखें भी उसकी बंद नहीं की गई
और उसको मतलब पेड़ से बांधा गया, बहुत पीटा गया, इस तरीके का कोई मतलब उसके साथ सलूक हुआ। अब बी जो देखेगा वो कहेगा कि यार ए के साथ इतना बुरा हुआ तो मैं तो बच के रहूँगा इस चीज़ से, मैं तो कभी नहीं करूँगा ऐसा। तो इस थ्योरी का जो पर्पस था वो डर क्रिएट करना था उस बी के माइंड में, राइट। तो डेटरेंट थ्योरी का अगर हम पर्पस देखें तो इट वॉज टू क्रिएट द फियर इन द आइज ऑफ ऑफेंडर, जिसने वो ऑफेंस किया है, प्लस में द अदर ऑफेंडर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, अदर पीपल ऑफ सोसाइटी, अगर वो सोच रहे हैं ऐसा कोई ऑफेंस करने के बारे में भी। पर ये थ्योरी भी ज़्यादा चली नहीं, क्यों? क्योंकि एक जो कैसे बोलूँ, रिपीटेड ऑफेंडर थे या फिर जो ऐसे हो हार्ड एंड ऑफेंडर हो जाते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम हमारे साथ कुछ कर लो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट। तो इन लोगों से जब डील करना पड़ता था तो इस थ्योरी का भी काम नहीं चलता था, बिकॉज ऐसे नहीं बोलते हो तो डिलीट हो चुका है, उस पर किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा, तो उसको कैसे रोकोगे तुम। तो ये थ्योरी भी ज़्यादा जो है कंसीडर नहीं की गई। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इसका यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है, इसका आगे यूज़ होगा, वो हम जब ऑफेंसेस पढ़ेंगे ना तो तब बताएंगे कि डेटरेंस जो है हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। थर्ड है हमारा, अच्छा जब मैं बात कर रही हूँ कि ये थ्योरी में क्या लिमिटेशंस थी या कैसे फेल होती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया जाएगा या ये बिल्कुल ही बेकार है या इनका बिल्कुल ही मतलब कोई रीज़न ही नहीं है हम इसे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनका यूज़ होगा डिफरेंट ऑफेंसेस में, जब हम आगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे तब हम समझेंगे इन थ्योरी के बारे में, राइट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड थ्योरी विच इज़ प्रिवेंटिव थ्योरी, ठीक है, प्रिवेंटिव थ्योरी। अब नाम से जैसे यहाँ से पता चलता था डेटरेंट मतलब डेटर क्रिएट करना, एक फियर क्रिएट करना। सिमिलरली जो प्रिवेंटिव थ्योरी थी इसका मेन पोस्टुलेट क्या था? टू प्रिवेंट द क्राइम, टू प्रिवेंट द क्राइम। तो यहाँ पे तो क्या था, हम डेटर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक ऑफेंस हो चुका है, उस ऑफेंस के बाद हम एक पर्सन ए है उसको सज़ा दे रहे हैं, उसको देख के उसकी हालत देख के कोई सी डी और ई पर्सन जो है वो आगे ऑफेंस करने से डरे, ये हम डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रिवेंटिव, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि कोई ऑफेंस हुआ नहीं है अभी पर हमें डाउट है कि ये हो सकता है और ये पर्सन ए ही करेगा, तो इससे पहले कि वो ऑफेंस करे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ करते हैं, उसे डिटेन करके रख लेते हैं, ये पढ़ते हैं ना। इसी तरीके से प्रिवेंटिव थ्योरी क्या कहती है कि हम क्राइम को होने से ही प्रिवेंट कर देंगे, यानी कि हम जो क्रिमिनल्स हैं, राइट, या हमें लगता है कि ये ऐसा कर सकते हैं, हम उनको पहले ही जेल में डाल दें सो दैट दे वोंट अफेक्ट द सोसाइटी, राइट। तो ये थ्योरी तो कब यूज़ हो गई कि मान लो उसने एक बार क्राइम कर दिया, अब उसको हम बाहर ही नहीं जाने दे रहे ताकि वो दूसरा कभी क्राइम ही ना करे, यानी कि हमने क्राइम्स को बेसिकली हमें पता चल गया क्रिमिनल कौन है, आगे ये कभी कोई क्राइम ना करे, तो हम उस क्राइम को, आगे होने वाले क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए इस पर्सन ए को जेल में ही रख रहे हैं, राइट। पर ये थ्योरी जो है इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन जुवेनाइल्स, ठीक है, जुवेनाइल को आप किस तरीके से इस प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं, राइट, या फिर जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर थे। अब मैंने बताया ना ए है जो, ठीक है, हम ऐसे ही थोड़ी ना पकड़ के यार तू तो कोई ऑफेंस करने वाला था, मुझे लग रहा था, मैंने तुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, इसका तो ये मिसयूज़ होगा, राइट। तो तुम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को तो ऐसे प्रिवेंट कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये जो थी इस थ्योरी की लिमिटेशन ही ये थी कि ये ना तो जुवेनाइल पे एप्लीकेबल हो रही थी, ना ही ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स पे एप्लीकेबल हो रही थी, तो ये थ्योरी भी खत्म हो गई, राइट। खत्म होने का मतलब क्या है कि इसमें भी लिमिटेशंस आ गई, ये भी परफेक्ट थ्योरी नहीं थी। नेक्स्ट आती है हमारी थ्योरी विच इज़ रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द इंग्लिश प्रोवर्ब विच इज़ हेट द सिन नॉट द सिनर, यानी कि पाप को नफरत करो, पाप से नफरत, यानी कि कोई गलत काम है उससे नफरत करो, आप उस इंसान से नफरत मत करो जिसने वो गलत काम किया है, यू नेवर नो व्हाई ही डिड दैट, राइट। तो ये कह रहे कि आप जो है उस पाप से, उस गलत काम से नफरत करो, उस इंसान से नफरत ना करो, उस इंसान को तो आप सुधार सकते हो, और इसी थ्योरी को हम कह रहे हैं रिफॉर्मेटिव, यानी कि आप उस इंसान में रिफॉर्म ला सकते हो, और जैसे ही वो सुधर जाता है उसे वापस से आप सोसाइटी में छोड़ दोगे एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, राइट। अब ये जो थ्योरी थी कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुई। जब हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी विच वॉज रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, तो हमने बोला था कि दिस थ्योरी इज़ अगेंस्ट द गांधीयन प्रिंसिपल, राइट। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम रिफॉर्मेटिव की बात करें, यानी कि हम किसी के अच्छाई की बात कर रहे हैं, भलाई की बात कर रहे हैं, उसको सुधारने की बात कर रहे हैं, तो ये थ्योरी बेसिकली किस पे बेस्ड थी? गांधीयन प्रिंसिपल पे, ठीक है।
तो ये थ्योरी जो थी गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड थी, ठीक है। और ये जो है इस थ्योरी का एप्लीकेशन जब किया गया तो ये अदर ऑफेंडर्स पे तो हुई, अब हार्डन ऑफेंडर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वही लिमिटेशन में आ जाएंगे इसकी। पर जो जुवेनाइल्स थे, जो हमने पीछे बात करी थी कि प्रिवेंटिव में तो अपन इसकी बात ही नहीं कर सकते जुवेनाइल्स की और इसकी, लेकिन यहाँ पे ये जुवेनाइल पे भी एप्लीकेबल हुई कि फर्स्ट टाइम उसने कोई ऑफेंस किया, हमने उसे सुधार गृह में रखा, उसे सुधारा और वापस सोसाइटी में छोड़ दिया, राइट। सिमिलरली जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर थे, उन्होंने किसी रीज़न के, किसी मजबूरी के चलते अगर ऑफेंस कर भी दिया है, राइट, तो हमारे पास गुंजाइश है कि हम उन्हें ठीक करके, ठीक इन द सेंस उन्हें रिफॉर्म करके, उनका माइंडसेट चेंज करके उन्हें वापस सोसाइटी में भेज दें। पर वही बात है, अभी मैंने बोला जो हार्डन ऑफेंडर है या जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उन पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं की जा सकती, कारगर ही नहीं है, बिकॉज उन्हें फिर वही काम करने हैं, कितना ही सुधार लो उन्हें, राइट। तो ये थ्योरी भी कम्प्लीटली जो है नहीं लगाई जा सकती कि सिर्फ यही थ्योरी हम रखें इन अ क्रिमिनल लॉ, राइट। फिर आती है फिफ्थ थ्योरी विच इज़ कंपनसेटरी थ्योरी। कंपनसेटरी थ्योरी या जिसे हम बोल सकते हैं एक्सपिएटरी थ्योरी, ठीक है। अब इसमें क्या हो, नाम से पता चला है ना, कॉम्पनसेशन, यानी कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है उस ऑफेंस के इक्विवेलेंट ही आप जो है कॉम्पनसेशन पे कर दो, राइट, या डैमेजेस हुए हैं जो डैमेजेस वो पे कर दो। तो इस थ्योरी का बेसिकली क्या मतलब था, मान लो एक चोर है, उसने चोरी की, ठीक है, ए है, उसने चोरी की, अब उसको रियलाइज़ हो गया, ठीक है, उसने क्या किया, वापस से ही इसकी जो भी चीज़ें चुराई थी वो वापस कर दी, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, उसको गिल्ट जो है उसे फील हो गया। तो ये थ्योरी कहती है कि ऐसे इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, और जितना जो बंदा बी है, ठीक है, जिससे के घर से इसने चोरी किया, जो भी किया, तो ये अगर उसे वापस दे देता है सारी चीज़ें तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो देखा जाए तो ये थ्योरी अच्छी है, ठीक है। पर क्या ये सारे ऑफेंसेस पे एप्लीकेबल है? फॉर एग्जांपल मान लो किसी को चोट लग गई, ठीक है, मान लो ए और बी की लड़ाई हुई, ए ने बी को बहुत अच्छे से धुन दिया, अब जो है बी को चोट लग गई, ठीक है, इसकी चोट में जो खर्चा आया है वो लगा लो 10,000 का कुछ खर्चा आ गया, उसके साथ साथ 4-5 हज़ार जो है वो अपने मेंटल एग्नी और उसके लिए मांग सकता है कि भाई मुझे तो परेशान होना पड़ा, ये होना पड़ा, सारा जो मिला के इसने वो खर्चा दे दिया इसे वापस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे इंसान को फिर हमें माफ़ कर देना चाहिए, कर दिया माफ़। मान लो किसी के घर का बच्चा चला गया, ठीक है, या किसी का घर का इंसान चला गया, क्या वो वापस ला सकते हो? क्या ये थ्योरी वहाँ पे एप्लीकेबल है? यानी कि वैरायटी ऑफ ऑफेंसेस पे ये थ्योरी भी एप्लीकेबल नहीं है। मान लो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ये चल जाएगी, है ना, थोड़ा बहुत छोटे मोटे चोट में भी चल जाएगी, बट ऐसी चीज़ें जो ऐसे कहते हैं ना लाइफ टाइम का दुख दे दिया, या ऐसा कुछ जो रिवर्स ही नहीं किया जा सकता, समझ लो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या आप इस थ्योरी को लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी भी फिर फेल हो गई। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है इनकैपेसिटेशन, ठीक है। जो सिक्स्थ थ्योरी है इट टॉक्स अबाउट इनकैपेसिटेशन, ठीक है। अब ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये थ्योरी कह रही है कि उस इंसान ने जो ऑफेंस किया है उसी के रिगार्डिंग उस बंदे को आप इनकैपेसिटेट कर दो। यानी कि मान लो मैंने ए के घर से चोरी की, ए ने बी के घर से चोरी की, अब चोरी उसने हाथों से करी, उसके हाथ काट दो, ठीक है। चोरी करके वो भाग गया, उसके पैर काट दो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उस चीज़ को इनकैपेसिटेट कर दो जिस भी चीज़ का उसने यूज़ किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी जो है क्रिमिनल्स के माइंड में इतना डर बैठा देगी ना कि वो तो करेंगे नहीं करेंगे, उनकी फ्यूचर जनरेशन भी वैसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचेगी, ठीक है। पर क्या ये थ्योरी आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो? ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक चोर है, उसने चोरी की एक छोटी सी रिंग या 10 रुपये चोरी किए मान लो, तो क्या उसके हाथ कटवा देना ठीक है? नहीं है, ठीक है। तो आप ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस को किस तरीके से कंसीडर करोगे? आपने तो बोल दिया ऑफेंस जो करा, जिस चीज़ का यूज़ किया वही चीज़ जो है ख़त्म कर दो, इनकैपेसिटेट कर दो उस बंदे को। तो ये जो है जूरिस्ट ने भी इसे बोला कि हाँ ये कुछ ऑफेंसेस के लिए तुम अप्लाई कर भी दो, ठीक है, पर एवरी ऑफेंस विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस थ्योरी, और दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, ये भी परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा 7th थ्योरी जो है हमारा यूटिलिटेरियन थ्योरी। आज मैं बता देती हूँ मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, इस पे लिखती हूँ ना पता नहीं कैसे हो जाती है, ठीक है, राइटिंग मेरी अच्छी है। चलो अब जी यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बात करती है डिस्करेजिंग मेथड्स की,
ठीक है, किसकी बात करती है? डिस्करेजिंग मेथड्स। अब ये कौन से मेथड्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, मुझे समझ आ रहा है कोई बंदा ऑफेंस कर रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, ठीक है, तो मान लो उसकी ये प्रॉपर्टी है, मैंने वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली, या उसका अकाउंट जो है मैंने वो फ्रीज़ कर दिया, ठीक है, यानी कि अब खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए इंसान को, रहने के लिए जगह चाहिए और सारी चीज़ें, ठीक है, तो बेसिक चीज़ें जो है उससे वही छीन लो ताकि वो आगे ऑफेंस करने के बारे में सोच ही ना पाए, क्योंकि उसके पास बेसिक चीज़ें नहीं है तो वो उन्हें देखेगा या ऑफेंस करेगा, ठीक है। तो इस थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें डिस्करेजिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि वो जो ऑफेंडर है वो ऑफेंस करे ही ना। पर इस थ्योरी को भी ज़्यादा क्रिटिक्स ने ज़्यादा भाव नहीं दिया, वही बोला गया कि इसके मिक्स ही रिव्यूज़ होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं सोसाइटी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट, तो ये थ्योरी भी कारगर नहीं है। फिर हमारी आती है फाइनल थ्योरी, थ्योरी 8, विच इज़ मल्टीपल अप्रोच थ्योरी, ठीक है, नाम से पता चल रहा है मल्टीपल अप्रोच, यानी कि आप सारी थ्योरीज का कॉम्बिनेशन बना के जो है ऑफेंसेस को डिफाइन कर दो, आई मीन पनिशमेंट्स को, ठीक है। कैसे? यानी कि मान लो ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स भी हम देखेंगे, ठीक है, कि ऑफेंस क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किया किसने है, उस टाइम पे उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, वो मतलब उसकी एज क्या थी, अदर फैक्टर्स क्या थे, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, किस एनवायरनमेंट में वो बड़ा हुआ है ना, उसके जो बैकग्राउंड की हम बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देख के जो है आप डिसाइड करो कि कौन कौन सी थ्योरी जो है उनके ऊपर सेट बैठती है, उन सारों का कॉम्बिनेशन जो है वो अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक थ्योरी परफेक्ट नहीं है, बट मल्टीपल, जैसे कि मान लो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए भी अच्छी है, उनके ऊपर ही अप्लाई कर दो। अच्छा, जुवेनाइल्स के लिए भी अच्छी है, उनके ऊपर भी अप्लाई कर दो। या पेटी ऑफेंसेस हैं जहाँ पे हमें पता है कि रिफॉर्म से काम चल जाएगा, जैसे अभी जो नई पनिशमेंट ऐड हुई है, कम्युनिटी वर्क, राइट, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी, राइट। रिफॉर्म कैसे कर रहे हैं हम, उनसे काम करवा के उन्हें समझ आए कि काम करना क्या होता है, ठीक है, सोसाइटी में इंडल्ज कर रहे हैं उन्हें हम। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी मल्टीपर्पज़ अप्रोच को अपनाया है इन केस ऑफ डॉक्टर, पेन चेंज करते हो, डॉक्टर जैकब वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब भी आपको किसी को पनिशमेंट देनी है तो आप किसी एक थ्योरी को मत अप्लाई करें, ठीक है, आप जो है डेटरेंट थ्योरी को भी लें, रिट्रीब्यूटिव को भी लें, एक्सपायरेटरी को भी लें, कंपनसेटरी को भी लें, उसके अलावा इनकैपेसिटेशन को भी लें और यूटिलिटेरियन थ्योरी को भी लें। इन सारों को एक साथ रखें और देखें कि किस तरीके से हम उस ऑफेंस की सज़ा दे सकते हैं इनमें से कंबाइन करके, इन ऑफेंस मतलब इन थ्योरीज को कंबाइन करके, राइट। किसी एक थ्योरी को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस देना इज स्टूपिडिटी, वो नहीं कर सकते हम। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। हमने बोला कि अगर कोई मतलब मान लो ए ने बी की अगर डेथ कॉज कर दी तो इसका जो है फाइनल अल्टीमेट जो है गोल क्या होगा, मतलब पनिशमेंट क्या होगी कि अगर डेथ किया है तो उसको इनकैपेसिटेट ही हम करेंगे। मान लो ए ने बी की डेथ तो करी है, तो दिख रहा है, पर किन सर्कमस्टेंसेज में की, मान लो वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे ए की गलती भी नहीं है और आप उससे इनकैपेसिटेट कर दोगे, तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। अब ये तो थ्योरीज की बात होगी, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि आईपीसी में ऑफेंसेस को डिफाइन कर दिया या नहीं कर दिया, या फिर हर एक ऑफेंस के साथ जो है उसकी सज़ा लिख दी है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हम, अभी सिर्फ हम थ्योरीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो इन्हीं थ्योरीज़ के ऊपर बेस होके कोई पर्सन ए है, ही इज़ अ जज, ठीक है, ही इज़ सपोज टू गिव द वर्डिक्ट, ठीक है, उसे जो है फाइनल डिसीजन अपना देना है। अब ये जो है इसके अपने बायसेस हैं, ठीक है। मान लो शी इज़ अ फीमेल जज, मान लो ए जो है शी इज़ अ फीमेल जज, और इसके साथ ना बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, ईव टीजिंग लगा लो, या घर में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से शी इज़ नॉट कंफर्टेबल अराउंड द मैन, राइट, और इसी टाइप का कोई जो ऑफेंस है इसके सामने आता है। अब इसे आ रहा है भैया गुस्सा, ठीक है, सेम मान लो एक और भी जज है, ही इज़ अ मेल जज और इवन द फीमेल जज, बट उसने ऐसा कभी फील नहीं किया थ्रू आउट हर लाइफ, ठीक है, हिज और हर लाइफ जो भी है। तो ये जो भाई जज है इसका जो है अलग परसेप्शन है। अब जब इसके सामने वो केस आया,
शी वॉज ऑलरेडी वेरी फ्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स, राइट। और इसके सामने वो केस आया एंड शी इज़ लाइक कि भैया इसे सूली पे टांग दो, डेथ पेनल्टी दो उसे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले से गुस्सा था, राइट। अब उसी टाइम पे एक दूसरा जज है बी, जिसको ऐसा कोई बायस नहीं है, ठीक है, शी इज़ न्यूट्रल इन दिस स्टांस। अब क्या हुआ, ये कह रहे कि नहीं भाई इतना भी बड़ा कोई ऑफेंस नहीं कर दिया, ठीक है, इसको जो है 10 साल की सज़ा दे दो, समझ रहे हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट बायसेस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये सारी थ्योरीज फेल हो जाएंगी, क्योंकि ये तो इनजस्टिस हो गया। मान लो वो बंदा सी मान लेते हैं, ठीक है, सी है, सी की ट्रायल चल रही है, अगर सी बंदा इधर जा रहा है सीधा, इसको तो डेथ पेनल्टी मिल रही है, पर क्योंकि जो जजेस है उसका डिसीजन फाइनल है तो सज़ा तो मिलेगी, ठीक है। वेयर एज जो ये जज हैं, इनका जो है परसेप्शन अलग है, ठीक है, इनकी सोच अलग है उस चीज़ को लेके। तो इन्होंने कहा कि भाई 10 साल में बंदा सुधर जाएगा, उसको 10 साल की सज़ा दो, यानी कि इसकी तो लाइफ बच गई ना, 10 साल में काट के जेल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है उसको अलग, यानी कि एक ही क्राइम के लिए आप 2 टाइप के ऑफेंसेस को कर रहे हो, 2 टाइप की पनिशमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हो बाय द डिफरेंट जजेस। तो इज इट जस्टिस? क्या ये जस्टिस होगा? ठीक है, थ्योरी हमने सारी अप्लाई करी है। हम आपने बोला कि जो है ये मल्टीपल अप्रोच अपनाओ, ठीक है, हमने मल्टीपल अप्रोच अपनाई और बाद में जब मेरा कैलकुलेशन हुआ दिमाग में, मैं इस नतीजे पे पहुंची कि इधर डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, और जो मिस बी है वो इस नतीजे पे पहुंची कि ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ 10 साल की सज़ा दे दो, दैट इज़ इनफ। तो इट विल लीड टू ग्रेव इनजस्टिस, वो भी गलत हो जाएगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इनहेरेंट बायसेस की, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आने लगी कि ए जज जो है उन्होंने अलग डिसीजन दिया है सेम ऑफेंस के लिए, बी अलग दे रहा है, सी अपना ही धुन में चल रहे हैं, पर गलत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो कि कोई ऑफेंस है एक्स, ठीक है, इसके लिए आप सज़ा दे सकते हो 10 से 12 साल की, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल है, कंसीडर नहीं करना है ऐसा कुछ, ठीक है। 10 से 12 साल की आप सज़ा दे सकते हो। कोई 10 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 12 दे रहा है, अलग अलग अपने दे रहे हैं सारे, ठीक है, सेम फैक्ट है, सेम सर्कमस्टेंसेस, एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ पे इट कैन लीड टू ग्रेव इनजस्टिस, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, पर उसमें से एक जो कॉन्सेप्ट है उसे हम बोलते हैं इनहेरेंट बायसेस। तो जब ऐसी चीज़ें होने लगी तो इट वाज कंसीडर कि क्यों ना देयर मस्ट बी अ पॉलिसी विच इज़ कॉल्ड सेंटेंसिंग पॉलिसी। तो ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इंडिया में बेसिकली सेंटेंसिंग पॉलिसी नहीं है अभी तक, ठीक है। आगे इस पर हम बात करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट हम कल ही क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना ही करते हैं, ठीक है। सेंटेंसिंग पॉलिसी का मतलब क्या है कि हम एक टाइप ऑफ ऑफेंस के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पनिशमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर दें, ठीक है। तो आप जो है सेंटेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ना, कल जो है मैं इस पर पूरा एक लेक्चर लूँगी, मतलब बाकी का ये सारा भी करेंगे हम, ठीक है। तो कल की क्लास में ये करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इंडिया में है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट बायसेस, इसको भी थोड़ा और डीप में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बार ये ऑफेंसेस मतलब पनिशमेंट जो है आप देख लेना, थ्योरीज देख लेना, ठीक है। और कुछ ऐसा है जो आप मतलब ऐसा चाह रहे हो कि हाँ मैं इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड करूँ, वो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने अभी कैसे बताऊँ, अभी सिर्फ 10% ही कवर किया है ऑफ द पनिशमेंट, बाकी हम कल जो है समझेंगे चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे। केस लो है वो डिस्कस नहीं किए हैं, उसके अलावा थ्योरीज को और एक्सप्लेन नहीं किया है, वो भी करेंगे। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। एंड प्लीज़ तैयारी रखो, उसके अलावा एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर ज़रूर करो ताकि उन बच्चों के पास पहुँचे जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा पहले जो मोटिव था क्लासेस बनाने का वो रिवीजन था, बट अब मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं उन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा पाऊँ जो एक्चुअल में फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। मुझे नहीं पता बाद में क्या होगा, बट जितना हो सकेगा मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी। एटलीस्ट ये 3 जो एक्ट हैं जो नए आए हैं, BNS, BNSS एंड BSA, ये आपके मैं अच्छे से कंप्लीट करा कर ही रहूँगी, ठीक है। तो अब गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।